सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और चलिए आज हम शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का, जिसे हम लोग एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। आज इस एस ब्लॉक के भाग में हम लोग दो चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हो, सामान्य परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज इस एस ब्लॉक के भाग में हम लोग दो पार्ट को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज है बच्चों, सामान्य परिचय, यानी कि एस ब्लॉक के तत्व हम किसे कहते हैं और कौन कौन से तत्वों को हम एस ब्लॉक में रखते हैं। और दूसरा हमारे पास है बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले बच्चों इस एस ब्लॉक को जानिए कि आखिर ये एस ब्लॉक होता क्या है, एस खंड होता क्या है। बच्चों जो एस खंड होता है उसी प्रकार आप देखोगे कि पी खंड होता है, या यूं कह लीजिए उसको हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं। इसी तरीके से आप डी ब्लॉक देखते हो या जानते हो। इसी प्रकार होता है एफ ब्लॉक। बच्चों जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं, यानी कि आवर्त सारणी की बात करते हैं, हम ऑलरेडी आवर्त सारणी को पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। आप देख सकते हो इसमें इस प्रकार से आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 4 ब्लॉक है जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हो। बच्चों इसे कहते हैं हम लोग एस ब्लॉक, ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग डी ब्लॉक, इसे हम लोग कहते हैं एफ ब्लॉक, और इसे हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये एफ ब्लॉक है। बच्चों आवर्त सारणी, जब हम बात करते हैं किसी भी आवर्त सारणी की, ठीक है, आवर्त सारणी, तो जो आवर्त सारणी होती है बच्चों, उस आवर्त सारणी में ये 4 खंड बनाए गए हैं। एक खंड जो होता है उसे हम लोग एस खंड कहते हैं या एस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा होता है बच्चों डी खंड, और तीसरा होता है पी खंड, और चौथा होता है एफ खंड। बच्चों ये जो खंड में ये जो निर्धारण होता है या खंडों को जो बनाया गया है वो किस आधार पे बनाया गया है, अब यहाँ पे ये सवाल उठता है। बच्चों जो एस ब्लॉक है, चाहे डी ब्लॉक है, या तमाम जितने भी खंड हमको दिख रहे हैं, इनका जो आधार होता है वह होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे, यानी कोई भी तत्व होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसी आधार पे हम इन खंडों में विभाजित करते हैं आवर्त सारणी को। इसके साथ साथ आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो आवर्त सारणी है उसमें सबसे पहले जब हम तत्वों को रखे थे तो उसके परमाणु भार के आधार पे रखे थे। बाद में उसमें संशोधन हुआ, उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया। और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें तत्वों को जो रखने का तरीका है या तत्वों को रखा जाता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे ही हम एस ब्लॉक हो, डी ब्लॉक हो, पी ब्लॉक हो या एफ ब्लॉक के तत्वों को भी रखते हैं। जैसे बच्चों अगर मैं यहां सिंपली यानी साधारण रूप से मैं बात करता हूं एस ब्लॉक के किसी एक तत्व की, जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक का एक बढ़िया तत्व है हमारे सामने सोडियम। कौन है? सोडियम। आप जानते हो सोडियम के बारे में, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील तत्व होता है, ठीक है। इसको हम लोग चाकू से कट कर सकते हैं, आसानी से कट हो जाता है। आप लोग जानते ही होंगे, इसके बारे में सुने होंगे। तो बच्चों ये जो सोडियम है उसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। कितना होता है? 11। तो बच्चों ये जो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक 11 होता है उसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए, 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो, 2 2 4, ठीक है, और 6 10 और एक ये 11। अब आप इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब आप देखते हो तो आपको यह समझ में आता है कि यह कौन सा कोश है, यानी ये प्रथम कोश है, इसको हम लोग K कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? L। इसको हम लोग क्या कहेंगे? M।
तो अगर आप ध्यान से देखो Kl और M, यानी जो अंतिम कोश है उसका उपकोष कौन है? यस, ठीक है। उसके अंतिम कोश के, यानी कि इस सोडियम के अंतिम कोश के उपकोष में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है? S में जा रहा है। कहां जा रहा है? S में जा रहा है। यही कारण है कि बच्चों इस तत्व को हम लोग S ब्लॉक में रखेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी जो तत्व होता है उसके जगह का निर्धारण आवर्त सारणी में उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किया जाता है। यानी जो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, यानी उस तत्व का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो जिस भी उपकक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकक्षा में जाता है, यानी जिस भी उपकक्षा के ऑर्बिटल में जाता है, कक्षक में जाता है बच्चों, वही उसका ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, वही उसका खंड हो जाता है। अर्थात अंतिम जो है वो कहां जाएगा? इसका S में जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि यह जो तत्व है वह S ब्लॉक का तत्व है। तो बच्चों इस उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जो हम S ब्लॉक के तत्व हैं उनमें हम लोग S ब्लॉक के ही तत्वों को क्यों रखा करते हैं और किस प्रकार से हम किसी तत्व को जो है वो किसी भी ब्लॉक में या किसी भी खंड में रखते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी यहां से मिल गई होगी। अब हमारा जो भाग है बच्चों वो है सामान्य परिचय। और किसका सामान्य परिचय हमें देखना है बच्चों? वो हमें देखना है S ब्लॉक का एक सामान्य परिचय। बच्चों आप जानते हो कि जो S ब्लॉक होता है, ठीक है, S ब्लॉक होता है या S खंड होता है, ठीक है, S ब्लॉक कहिए या S खंड होता है, वह आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है। कहां स्थित है? बाईं ओर। आप जब देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे आवर्त सारणी, यहाँ आप देख सकते हो इस आवर्त सारणी में इस जगह पे ये जो हमारा जो कहेंगे कि S ब्लॉक है वो यहां स्थित है, ठीक है, इस जगह पे स्थित है, ये बाईं तरफ स्थित है। बच्चों S ब्लॉक में दो समूह हमें ज्ञात हैं, इसमें दो समूह होते हैं। अब बच्चों ये समूह का निर्धारण किस आधार पे है? चलो वो भी बता देता हूं। बच्चों अगर हम S ब्लॉक की बात करें तो S उपकक्षा होती है। क्या होती है? S उपकक्षा, ठीक है, आप सभी जानते हो S उपकक्षा के बारे में। और इस S उपकक्षा में जब हम कक्षक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कक्षक की, ठीक है, तो इसमें कक्षक होता है सिर्फ एक। कितना होता है? सिर्फ एक। और इस कक्षक में आपको पता है कि यदि कक्षक एक है तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। और दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होना चाहिए, जो घूर्णन होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए बच्चों? अपोजिट। यानी कि अगर एक क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, एक वामवृत्त में चल रहा है, तो दूसरा क्या होना चाहिए? है ना, दक्षिणावृत्त चलना चाहिए, ठीक है। यानी एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तभी आप कह सकते हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन इस कक्षक में एक साथ रह सकते हैं। तो अभी समझो, जो S ब्लॉक होता है उसमें जो S उपकक्षा होती है उसमें एक कक्षक होता है और इस एक कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसीलिए बच्चों इसके 2 समूह बनाए गए हैं। कौन कौन से बच्चों? एक होता है S1 यानी कि NS1 और दूसरा होता है NS2, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, NS1 और दूसरा क्या होता है? NS2। तो जो NS1 जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है या सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है बच्चों क्षार धातु। क्या कहते हैं इसको? क्षार धातु। जबकि इसे हम लोग कहते हैं NH2 को क्षार मृदा धातु। क्षार मृदा धातु, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और जानकारी ले लीजिए बच्चों। इसको इंग्लिश में कहा जाता है अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स, ठीक है। और इसे कहते हैं इंग्लिश में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अर्थ मेटल्स। अब बच्चों एक चीज को जानो यहां पे कि जो NS1 है वो क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है।
वो है NS1, और NS1 के आधार पे इसके पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आप निर्धारण कर सकते हो। जबकि क्षार मृदा धातुओं का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है बच्चों वो होता है NS2, यानी इसके अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें देखने को मिलने वाला है वो NS2 ही मिलेगा। यानी यहाँ पे 1s2 हो सकता है, 2s2 हो सकता है, 3s2 हो सकता है, या जो भी, ठीक है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं बच्चों कि इन्हें क्षार धातु क्यों कहते हैं और इन्हें क्षार मृदा धातु क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो बच्चों जो क्षार धातु की बात आती है तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स कैसे होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। बच्चों ऑक्साइड क्या हुआ, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल पढ़ेंगे थोड़ा चैप्टर के आगे बढ़ने पर, इसलिए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बस दूंगा यहाँ पे कि बच्चों इसके ऑक्साइड, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कह दिया Na2O, ठीक है, यहां पे क्या कह दिया Na2O, यानी ये सोडियम का ऑक्साइड है, ठीक है, या फिर हमने कह दिया K2O, ठीक है। तो जो Na2O हुआ चाहे K2O हुआ, या फिर हम लोग आप सुने होंगे आप लोग NaOH, ठीक है, या फिर सुने होंगे KOH। अगर आपसे कोई पूछता है बच्चों तो आप सीधे सीधे कहते हो कि इनकी प्रवृत्ति तो आप देख रहे हो कि ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। बच्चों इनके ऑक्साइड भी क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। तो चूंकि यह क्षार प्रवृत्ति के होने के कारण बच्चों इन्हें हम लोग कहते हैं क्षार धातुएं। क्या कहते हैं? क्षार धातुएं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं बच्चों वह क्षारीय होते हैं। यही कारण है कि इन S ब्लॉक के इस समूह को, यानी कि समूह 1 जिसे हम लोग कहते हैं NS1, यहां पे मैं लिख देता हूं समूह 1, ठीक है, और जबकि इसे कहा जाता है समूह 2, समूह 2, ठीक है। तो ये समूह 1 है और ये समूह 2 है। तो समूह 1 को हम लोग क्षार धातुएं कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका जवाब आपको मिल गया है कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जिसमें OH लगा होता है उसे हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और जो Na2 यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन दिख रहा है इसलिए हम लोग इसको ऑक्साइड बोलेंगे। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड दोनों ही कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। इसीलिए इन तत्वों के समूह को हम लोग क्षार धातु कहते हैं या क्षार धातुओं का समूह कहते हैं। जबकि हम NH2 की बात करते हैं यानी समूह 2 की बात करते हैं तो इन्हें क्षार मृदा धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षार मृदा धातु। अगर आप ध्यान से देखो तो इनके भी ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ठीक है, इनके भी ऑक्साइड क्षारीय होंगे, हाइड्रोक्साइड क्षारीय होंगे। कैसे? देखिए, या आप देख सकते हो इसमें कि जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम सुना है आपने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम सुना है आपने सुना होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसको स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। या इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब एसिडिटी होती है पेट में तो इसका एक प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि उसको एसिडिटी जो बेस है, तभी तो ये क्षार है, और आपके पेट में जो अम्लीयता बढ़ जाती है तो अगर इस क्षार को आप पीते हो तो निश्चित तौर पे वो अम्लीयता समाप्त हो जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वह एक प्रकार का क्या है? क्षार है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वह भी एक प्रकार का क्षार है। इसे हम लोग स्लैग्ड लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना कहते हैं। जबकि इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो बच्चों इनकी भी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। यह भी कैसे होंगे बच्चों? क्षारीय होंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन यह अर्ध क्रस्ट यानी कि मृदा धातु कहा जा रहा है इसको, यह अर्ध क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। इन्हीं कारण से इन्हें बच्चों कहा जाता है क्षार मृदा धातु। चूंकि यह क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और भूपर्पटी पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है बच्चों क्षार मृदा धातु। जबकि इनकी अभिक्रियाशीलता जो होती है वह बहुत ज्यादा होती है, यानी बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होते हैं ये, जबकि इनकी अपेक्षा इनकी क्रियाशीलता थोड़ी कम होती है, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। क्रियाशील, यह अत्यधिक कैसे होते हैं? क्रियाशील होते हैं। जबकि यह क्या होते हैं? कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होते हैं।
ठीक है, तो यह कम क्रियाशील होते हैं जबकि यह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। यही कारण है कि यह सामान्य रूप से ऑक्साइड के रूप में, हाइड्रोक्साइड के रूप में, या फिर जो है वो कार्बोनेट के रूप में, सल्फाइड के रूप में, यानी विभिन्न अयस्कों के रूप में यह उपस्थित होते हैं। यह जो है वो नेटिव स्टेट यानी मुक्त अवस्था में यह उपस्थित नहीं होते हैं, जबकि यह भूपर्पटी पर पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है बच्चों क्षार मृदा धातु, जबकि इन्हें कहा जाता है क्षार धातु, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। इनकी भी प्रवृत्ति क्षारीय होती है और यह मृदा में पाए जाते हैं, यूं कह लीजिए मृदा में, या यूं कह लीजिए कि यह भूपर्पटी पर पाए जाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है क्षार मृदा धातु। आई होप कि आप लोग इन दोनों के सामान्य परिचय के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सा और इन तत्वों के बारे में बात करेंगे, लेकिन तत्वों के बारे में बात करने के साथ साथ हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों आपको पता है कि एस ब्लॉक में दो समूह होते हैं, एक होता है समूह 1 और दूसरा होता है बच्चों समूह 2। तो जो समूह 1 होता है उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, पहले हम उनके बारे में जानेंगे, तत्पश्चात उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। जैसे बच्चों अगर आप ध्यान से देखो कि इसमें अगर हम समूह 1 की बात कर रहे हैं तो समूह 1 में होता है लिथियम। ठीक है, मैं इधर आ जाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे समूह 1 में पहला तत्व है लिथियम, ठीक है, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटेशियम, ठीक है, उसके बाद चौथा है रुबिडियम, पांचवा है सीजियम और छठवां है फ्रांसियम। बच्चों इसमें जब हम बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो सबसे पहली बात ये आती है बच्चों कि एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो बच्चों एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से 2, बच्चों एक भी हो सकता है, यानी वो NS1 भी हो सकता है और NS2 भी हो सकता है, इसलिए यहां पे लिखा गया है NS1 से 2 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब जब यहां हम लोग बात करते हैं समूह एक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, तो वो हो जाता है बच्चों समूह 1 में NS1, यानी कि जितने भी तत्व इसके समूह में रखे गए हैं उन सभी तत्वों के आखिरी में, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, आखिरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखेंगे कि वहां पे NS1 से संबंधित चीजें आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। सबका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखते चलेंगे, आपको क्लियर होते चलेगा। जैसे देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का के कई तरीके होते हैं। हम लोगों ने इस शॉर्टकट वाले का इस्तेमाल किया है, आपको पता है हम लोगों ने यहाँ पे हीलियम लिख दिया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि कम हो गए इसमें। सीधे सीधे अगर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3 होता है तो सामान्यतः हम इसका क्या लिखते हैं 1s2 2s1। बच्चों इसकी जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हीलियम को लिख दिया है, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी तत्व जो होते हैं नियमतः यह होता है, कोई भी तत्व जो होते हैं वह स्थायित्वता को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि अपना जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको स्थायी करना चाहते हैं। और स्थायी किसकी तरह, तो नोबल गैसेस की तरह, नोबल गैसेस की तरह यानी कि अक्रिय गैसों की तरह वो बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखो इसमें लिथियम का, तो 1s2 इसमें आ रहा है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया है, हीलियम लिख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे नियॉन लिखेंगे, यहाँ पे आर्गन लिखेंगे और यहाँ पे क्रिप्टॉन, और ऐसे ही देखते चलोगे आप। चलो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हो, इसका हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसका पीरियड कौन सा है। सबसे पहली चीज आपको देखना है कि यह किस पीरियड का है, यानी कि किस आवर्त का है। तो आवर्त अगर आप देखोगे समूह 1 तो दिख ही रहा है इसका, और इसका आवर्त देखना है। तो बच्चों ये जो आवर्त है इसका, ये जो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वही उसका आवर्त हो जाता है। तो आवर्त देखो इसमें कहां जा रहा है, दूसरे वाले उपकोश में, अर्थात इसका आवर्त क्या हो जाएगा 2, यहां लिख दीजिए, यहां पे n की जगह हो जाएगा 2s1। ठीक, इसी तरीके से इसका तीसरा आवर्त है तो ये हो जाएगा 3s1। इसी प्रकार से इसका चौथा आवर्त है तो ये हो जाएगा 4s1। इसी प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, पांचवा आवर्त है तो ये हो जाएगा 5s1। इसी प्रकार से इसका हो जाएगा 6s1, इसका हो जाएगा 7s1। आसान था, ठीक है। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बच्चों। आप देखो यहां n का मान जो है वो सिर्फ बदलते जा रहा है, n का मान 2 हुआ,
n का मान 3 हुआ, n का मान 4 हुआ, n का मान 5, 6 और 7 हो। बच्चों आपके मन में अब तक एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, ये प्रश्न क्या है, मैं ही पूछ लेता हूं, आप लोग पूछने कम्युनिकेबल तो नहीं हो तो मैं ही पूछ लेता हूं। आपको पता है कि एक हाइड्रोजन नाम का तत्व है जिसको हम लोग अक्सर पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, इस समूह में रखा जाता है, आप लोग अक्सर आवर्त सारणी में देखते हो, लेकिन मैंने उसको यहां नहीं लिखा है। इस कारण से नहीं लिखा है बच्चों, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि जो हाइड्रोजन है उसका स्थान केवल यही नहीं होता है, कंट्रोवर्सी के अनुसार ये है कि इसका स्थान जो है वो हैलोजनों में भी हो सकता है, यानी कुछ उसकी जो प्रवृत्ति होती है, उसके गुणधर्म होते हैं, वह इस समूह से मिलते जुलते हैं, और कुछ ऐसे भी उसके गुणधर्म होते हैं जो कि समूह 17 से मिलते जुलते हैं। यही कारण है कि उसे नटोरियस एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है, यानी नटखट कह सकते हो आप उसको हिंदी में, क्योंकि उसका स्थान अभी भी फिक्स नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने उसको यहां पे नहीं नोट किया है। क्लियर है? अब आ जाइए हम लोग बात करते हैं समूह 2 पे, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्षार मृदा धातु। क्या कहते हैं? क्षार मृदा धातु। अब इस क्षार मृदा धातु में हम लोग देख सकते हैं कौन कौन से तत्व हैं। बेरिलियम है, ठीक है, यहां क्या है? मैग्नीशियम है, यहां क्या है? कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है और रेडियम है, यानी कि इन तत्वों को इसमें रखा गया है, ठीक है। अब बच्चों इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम इससे संबंधित ही है, क्योंकि यह ध्यान से देखो आप लोग, यह लिथियम जो है वो समूह 3 का, या सॉरी आप लोगों को पता होगा कि आवर्त 3 का है। किसका है? आवर्त 3 का, तो यह भी आवर्त 3 में ही होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका 3 है तो इसका क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक 4 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 11 है तो इसका हो जाएगा 12 है, इसका 19 है तो इसका क्या हो जाएगा? 20, ठीक है। इसी प्रकार इसका कितना है? 37 है तो इसका क्या हो जाएगा? 38, ठीक है। इसका 55 है तो इसका क्या हो जाएगा? 56, और इसका 87 है तो इसका हो जाएगा 88। आसान था ना? आसानी से आप लोगों ने क्या किया? इसके परमाणु क्रमांक को बता दिया। अब हम आते हैं बच्चों इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो जब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि परमाणु क्रमांक में 1 की बढ़ोतरी हुई है, तो जाहिर सी बात है इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी हम 1-1 को बढ़ाते जाएंगे। अगर यह समूह 1 का जो तत्व लिथियम, यह समूह 1 का तत्व है और इसके साथ ही यह आवर्त 3 का तत्व है, तो यह भी यदि आवर्त 3 का तत्व है तो सिर्फ इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1 की बढ़ोतरी कर दीजिए। जैसे यहां पे लिखा है हीलियम, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, तो यहां हो जाएगा 2s2, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा। इसी प्रकार इसका हो जाएगा 3s2, इसका हो जाएगा 4s2, इसका हो जाएगा 5s2, इसका हो जाएगा 6s2 और इसका हो जाएगा 7s2, ठीक है। तो ये इन दोनों तत्वों के यानी दोनों समूहों का एक सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, जिन तत्वों को आप यहां पे देख सकते हो कि समूह 1 में लिथियम हुआ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जैसे तत्व रखे गए हैं, जबकि इसमें आप देख सकते हो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम जैसे तत्वों को रखा गया है। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात मैं इसमें आपको बताता हूं कि हम लोग जब पढ़ते हैं इनके बारे में, तो ज्यादातर इनके जो गुणधर्म होते हैं वह एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। यही कारण है कि इनको इन समूहों में, अपने एक समूह में इन सबको रखा जाता है। इनके गुणधर्म वो भौतिक भी हो सकते हैं और रासायनिक भी हो सकते हैं। जो अगला वीडियो हमारा रहेगा बच्चों, वह उसके भौतिक गुणधर्मों का रहेगा या रासायनिक गुणधर्मों का रहेगा, ठीक है। तो इन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों का हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले एक और बात बता देता हूं आपको बच्चों, इसमें जो फ्रांसियम है और यहाँ का जो रेडियम है, ध्यान से देखिए, ये जो फ्रांसियम भाई साहब है और इधर से ये जो रेडियम भाई साहब है, इन दोनों की खासियत क्या होती है बच्चों? ये रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिव का क्या मतलब होता है जरा वो भी जान लो, ठीक है। आपने सुना होगा रेडियोधर्मी, ठीक है। हाल के दिनों में आप देख रहे हो कि जो रसिया है और यूक्रेन है, उन लोगों का विवाद चल रहा है, उसमें रेडियो एक्टिविटी वाली बात जो आ रही है कि कहीं ना कहीं वो परमाणु बम को छोड़ सकता है या ऐसा कुछ चीजें सुनने में आ रही हैं, ठीक है। तो उसमें ये जो परमाणु बम है, चाहे रेडियो एक्टिविटी है,
ठीक है, वह किस चीज से संबंधित है उसको समझते हैं बच्चों। जो रेडियोधर्मिता है, यानी रेडियोधर्मी कोई भी जो पदार्थ होता है बच्चों, उसमें स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। ठीक है, और इन्हीं उत्सर्जन के कारण क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसमें श्रृंखलन अभिक्रिया या श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है, जिससे भयानक विस्फोट हो सकता है। कैंसर की चीजें जो किरणें होती हैं वो कैंसर कॉजिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा वो कैंसर क्रिएट कर सकती हैं और बहुत सारे नुकसान वो जान माल का जो हानि है वो कर सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं उनमें यहाँ पे फ्रांसियम है और रेडियम, इन दोनों को हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे, यानी इसमें से स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणों का जो है वो उत्सर्जन होता है। तो जब हम लोग इनकी स्टडी करते हैं तो हम लोग फ्रांसियम और रेडियम को ज्यादातर जगहों पे छोड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो कल ये प्रश्न आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर आपने इसको क्यों छोड़ दिया। आई होप कि आज का ये जो वीडियो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और शेयर जरूर करना। ठीक है, ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।